एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने एक कैटेगरी स्टार्ट की थी जिसमें मैंने किया था कि फाइजा विल आंसर, जिसमें आप लोगों के जितने भी वीकली क्वेश्चंस होंगे, इग्नोर द वॉइसेस इन द बैकग्राउंड, वाओ ओके। तो जिसमें आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ओवर द वीक, उनमें से मैं कुछ जो क्वेश्चंस को मैं फिल्टर आउट करूँगी और फिर उसके बाद उनको यूट्यूब वीडियो में आंसर करूँगी। बेसिकली मैंने किया क्या है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको मैंने स्क्रीनशॉट लेने के बाद मार्क कर लिया है और अब मैं उनको आंसर करूँगी, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन है अरीबा मलिक 8020। इन्होंने पूछा है बेस्ट फाउंडेशन। ओके, तो फाउंडेशन का सीन ये है कि डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कैसा है, ठीक है। आपको कैसा चाहिए। अगर आपको बहुत ही डेली वेयर और बिल्कुल लाइट कवरेज चाहिए तो ऑफ कोर्स मैं रेकमेंड करूँगी फिट मी, ठीक है। बिल्कुल आपके टोन के हिसाब से वो आपको थोड़ा सा जो है ना मतलब थोड़ा सा कंसील कर देती है, ठीक है। अगर आपको चाहिए बिल्कुल ऐसा लुक कि आपके जितने भी फेस पे एक एक जो भी स्पॉट है अच्छे तरीके से छुप जाए, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगी बेसिकली मसरत मिसबा सिल्क फाउंडेशन, ठीक है। उसका सीन ये है कि वो आपके जितने भी फेस पे जो छोटे छोटे से स्पॉट्स होंगे ना, उनको भी अच्छे तरीके से मिनिमाइज़ कर देगी। मिनिमाइज़ क्या करेगी, बिल्कुल ही डिलीट कर देगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने सीरम का पूछा है। सीरम का सीन ये है कि मैं कोई भी सीरम यूज़ करती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं कोई सीरम रिकमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है ismat.ch की तरफ से। BSMIU की डिग्री के बाद हमारे नेम के साथ डॉक्टर लगता है। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, डॉक्टर लगता है कि नहीं। देखो इसमत देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर किस किस के साथ लगता है, मैं आपको वो क्लियर कर दूँ। देखो, डॉक्टर लगता है MBBS के साथ, ठीक है। इसके अलावा जिसने PhD की हो, BDS किया हो या फिर DPT किया हो, ठीक है। इन 4 लोगों के साथ डॉक्टर लगता है और किसी के साथ भी डॉक्टर नहीं लगता, ठीक है। तो आपके साथ कोई डॉक्टर का वर्ड नहीं लगता, ठीक है। लगता आप टेक्नोलॉजिस्ट कहलाते हो। लेकिन FYI मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझूंगी कि जब आप हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में होते हो, हॉस्पिटल के अंदर होते हो, ठीक है, अपने वार्ड के अंदर होते हो, पेशेंट के साथ डील कर रहे होते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप डॉक्टर हो नहीं, ठीक है। हो आप टेक्नोलॉजिस्ट, करनी आपने इमेजिंग है, लेकिन वहाँ पे जो बंदा आएगा, जो मरीज़ आएगा, पेशेंट आएगा, ठीक है, जो भी कोई वार्ड बॉय आएगा, उस सब ने आपको डॉक्टर ही बोलना है, ठीक है। उन्होंने आपको डॉक्टर कह के मुखातिब करना है। ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स आते हैं वो भी आपको डॉक्टर ही कहेंगे कि डॉक्टर साहब जो बताना है, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब वो, उन्होंने आपको बोलना डॉक्टर ही है। लेकिन डॉक्टर आपके साथ लगता नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। आप अपने नेम के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। डॉक्टर सिर्फ वो 4 लोग लिख सकते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। MBBS, BDS, DPT वाले, ठीक है, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट, और इसके अलावा चौथा जिसने PhD किया हो, उसके अलावा किसी के साथ डॉक्टर नहीं लगता। ओके, तो फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास PKVNS से, ठीक है। इस क्वेश्चन को एड्रेस करना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा है क्योंकि एक तो मुझे बहुत सारे DMs आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और हर दफ़ा जब भी मैं कोई आस्क मी या क्वेश्चन वाला वो डालती हूँ स्टिकर, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हमेशा हिंदी में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी, और वो भी इस तरह से लिखी हुई हिंदी को मैं कभी भी नहीं समझ सकती। हाँ, अगर आपने रोमन में लिखा होता तो फिर ऑफ कोर्स मैं इसका आंसर कर सकती थी, या फिर इंग्लिश में लिखा होता तो मैं आंसर कर सकती थी, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद अच्छा, वालिया का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। होप ऑल इज़ गोइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली आई वांट टू आस्क समथिंग अबाउट MIT जी। Actually, I'm going to do MIT from CMH Lahore, okay. Well, after MIT, what you prefer to go out for a job or further specialization, because I'm not going to do PhD at any rate, okay. So will you guide me please? अच्छा, एक सबसे पहली बात, कुछ लोगों को यहाँ पे नहीं पता होगा कि इन्होंने बैचलर्स के बाद ही PhD का क्यों लिख दिया, मास्टर्स का क्यों नहीं लिखा। क्योंकि अब जो रिसेंटली HEC की तरफ से करिकुलम आया है वो ये कि आपने बैचलर्स कर लिया तो आप उसके बाद डायरेक्टली PhD पे जंप कर सकते हो। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मास्टर्स करो, ठीक है। तो आप बैचलर्स के बाद डायरेक्टली, कोई भी फील्ड है आपकी, ज़रूरी नहीं है कि MIT से रिलेटेड हो, कोई भी फील्ड है, तो आप उसके डायरेक्टली बाद जो है वो PhD पे जंप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, ओके।
अच्छा, इसमें हमारे पास जो सीन है वो ये है कि आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हो ना, तो ऑलरेडी देखो इमेजिंग का काम बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि जब से MIT आया है तब से ही इमेजिंग हो रही है, नहीं, इमेजिंग बहुत पहले से हो रही है। और वो तब से कौन कर रहे थे? टेक्नीशियंस कर रहे थे, जिन्होंने डिप्लोमास किए होते थे, जिन्होंने क्या किया होता था कि जितनी भी मशीन की नेचर है उसको अच्छे तरीके से समझा हुआ होता था, उनके वो आराम से इमेजिंग कर लेते थे, ठीक है। तो अब उनकी जगह पर आपने उनका सब्स्टिट्यूट बनना है, ठीक है। और बेहतर सब्स्टिट्यूट बनना है इस सेंस में कि वो जो डिप्लोमा होता था वो 2 इयर्स का होता था, और अब आप जो बैचलर्स करके आ रहे हो वो 4 इयर्स का है। और उसके बाद आप आके MIT पढ़ के आए हो। MIT यानी कि आपको अल्ट्रासाउंड और MRI भी आती है, ठीक है। जबकि अगर वो उनकी क्वालिफ़िकेशन को रिप्लेस करके हमने अपनी क्वालिफ़िकेशन को मनवाना है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप ओवर क्वालिफाइड हो। आप जिस भी हॉस्पिटल में जाओगे ना, उन्होंने कहना है हमारे पास तो टेक्नीशियंस हैं और वो आपसे कम पैसे ले रहे हैं, तो वाई नॉट हम उन्हीं को प्रेफर करें, आपको क्यों करें। मतलब आप ठीक है आपने MIT किया हुआ है, लेकिन करना तो आपने भी वही है कि आप ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड हो। तो इसीलिए अगर आप इसमें PhD कर लोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाएंगी कि हाँ जी मुझे ऐसी जॉब मिले, वैसी जॉब मिले, जबकि काम वो वाला बंदा भी, बैचलर्स वाला भी कर सकता है, उसी तरह का कर सकता है। तो इट्स बेटर कि आप बैचलर्स तक रहो, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस इतना अच्छा कर लो कि वो आपको हायर करें, ठीक है। क्योंकि हर जगह जहाँ भी आप जाओगे वो आपसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मांगेंगे ना। तो अब अगर आपने PhD तक कर लिया और एक्सपीरियंस आपके पास 0 है, तो फिर आप उसको केटर नहीं कर पाओगे उस तरह से, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप बैचलर्स करो। और क्योंकि ये न्यू फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है, तो इस वजह से अभी आपने अपनी जगह बनानी है। तो अब अगर आप ऑलरेडी और ज़्यादा क्वालिफाई होके आ जाओगे तो फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा काम, ठीक है। और फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी और उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कोई भी नहीं करेगा फ़िलहाल जो अभी 2021 तक की हालात है मैं वो बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन aliha.02 रिकमेंड बुक मी फॉर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इन MIT। एनाटमी की क्लिनिकल एनाटमी बुक थी और वो थी बाय रिचर्ड एस स्नेल, ठीक है। और फिजियोलॉजी की जो बुक थी वो थी बाय जॉन, आई गेस इसी तरह का कुछ नाम था, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पर उसकी पिक्चर डाल दूँ सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाय कर सको, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन द खान 786 का। उन्होंने क्या पूछा? डज MIT सर्टिफाइज टू प्रैक्टिस इन अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन एंड एक्सरे। अच्छा, MIT जो है वो आपको सर्टिफाई इसीलिए करती है कि आप CT, एक्सरे, MRI और अल्ट्रासाउंड में काम कर सको। तो ये सारी मोडालिटीज़ आप ही के अंडर आती हैं, तो MIT है ही इनका नाम, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है आयजा दानिश फैंडम की तरफ से, फ्रॉम वेयर यू गॉट लिप बाम। अच्छा, लिप बाम जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो लिप बाम मैंने खुद नहीं लिया था, वो मेरी एक फ्रेंड ने दिया था मुझे। और उसका ये सीन था कि अगर आप मैंने उससे पूछा था कि कहाँ से मिलता है, तो आप किसी भी लोकल जो आपके घर के आसपास मार्ट्स होते हैं जिनमें कॉस्मेटिक्स का भी सामान होता है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वो आपको मिलेगी। वो अम्मियों के ज़माने का है, ठीक है। तो वो हर जगह ही आपको मिल जाएगा, किसी भी लोकल मार्ट पे आप जाओगे तो 40 रुपीज़ का आपको वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। उसकी शक्ल आपको याद है, आप जाके उसकी वो मेरी पिछली वीडियो में से उसका स्क्रीनशॉट ले लो और जाके वहाँ पे जाके दिखाओगे तो वो आपको मिल जाएगा 40 रुपीज़ का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सुबह हया राना का, ठीक है। आपने MBBS क्यों नहीं किया? अगर आप बुरा ना माने, बुरा मैं नहीं मानूंगी। अच्छा, इसकी चीज़ मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती थी कि आप पहले 5 साल करो, MBBS करो और उसके बाद फिर 2 साल मज़ीद लगाओ और फिर स्पेशलाइज़ करो। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ना, मतलब अपने हिसाब से अपने ऊपर अच्छी नहीं लगती थी। नो ऑफेंस टू एनीवन जो कि MBBS कर रहा है। ऑफ कोर्स हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, अपनी पसंद होती है। तो मेरी पसंद ये थी कि मैं इतना लंबा ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं डाल सकती। मुझे था कि पढ़ूँ और फिर मैं जॉब करूँ, मतलब कमाऊँ, ठीक है। तो अब इसका सीन ये था कि MBBS की बजाय मैं प्रेफर करती थी BDS को, कि अगर मैंने लेना हुआ एडमिशन, तो मैंने एडमिशन लेना हुआ तो मैं MBBS में नहीं BDS को प्रेफर करूँगी, ठीक है। तो अब सीन ये था कि जब मैंने अपना MCAT देना था, तो MCAT वाले टाइम पे मेरी कराची से मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी। तो उस वक्त मेरा MCAT जो था वो स्किप हो चुका था। तो अब MCAT मैंने किया नहीं, तो उसके बाद फिर मुझे था कि मैंने गैप ईयर नहीं लेना, मैंने बिल्कुल भी टाइम रुकना नहीं है मैंने कहीं भी।
मतलब मुझे था कि बस मैंने ना अब आगे कंटिन्यू करनी है स्टडीज़, मैंने गैप नहीं देना, मैंने बिल्कुल 1 साल इंतज़ार नहीं करना। मुझे पता नहीं क्यों ये मेरा फ़ोबिया था कि मैंने वेट नहीं करना, मैंने गैप ईयर नहीं लेना, मैंने बीच में इस तरह पढ़ाई छोड़नी नहीं है। तो फिर इस वजह से मैंने क्या किया, बस मैंने देखा कि अच्छा जी इसमें ये होता है, ठीक है, और बस मैंने एडमिशन ले लिया। मुझे नहीं पता था कि क्या फ़ील्ड है, बस इतना पता था कि हाँ जी आप, मुझे एमआरआई का भी नहीं पता था कि एमआरआई क्या होती है उस टाइम पे, ठीक है। मुझे अल्ट्रासाउंड का पता था, ऑफ कोर्स एक्सरे का पता था, ठीक है, और सीटी स्कैन का भी आई गेस मुझे उस टाइम पे इतना नहीं आइडिया था कि कैसे होता है, मतलब कैसे होता है तो ऑफ कोर्स किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन बस इतना पता था एक तरह का स्कैन होता है, ठीक है। बस इसमें घुस गई, मुझे नहीं पता था कि ये क्या फील्ड है, कैसे होगा। शुरू के 2 साल तो मेरे ऐसे गुजरे, मतलब मैं रिग्रेट करती थी, कभी सोचती थी ये क्या कर लिया, ये मुझे पता ही नहीं है करना क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी डिमांड है भी कि नहीं है, क्या चलेगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब सेकेंड ईयर के एंड पे मैंने की थी इंटर्नशिप, वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा ये होता है हमारी फील्ड में, और एक्चुअल में ये चीज़ें हैं जो हमने करनी है, ठीक है। तो वहाँ से आके मैं कॉन्फिडेंट हुई थी कि नहीं मेरी फील्ड बहुत अच्छी है। तो इस तरह मैं MIT में आई। तो MBBS तो मेरी प्रायोरिटी कभी भी नहीं था, BDS ज़रूर था, लेकिन BDS करने के लिए MCAT का सीन जो है वहाँ से मेरा वो जो ख़राब हुआ शिफ्टिंग के दौरान, तो फिर मैंने गैप ईयर नहीं लेना था, वो मेरा बहुत बड़ा फोबिया था जिससे मैं डरती थी कि नहीं गैप ईयर नहीं आना चाहिए। तो वहाँ से फिर MIT की सिलेक्शन हुई और बाकी सारी चीज़ें साइड पे हो गई कि नहीं छोड़ दो इनको, जो चीज़ MCAT रिक्वायर कर रही है वो मैं नहीं कर सकती फिर। तो इस तरह से मैं MIT में आई थी और ये सारा कुछ हुआ। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे बड़ा पसंद आया ये क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आगा आकाश की तरफ से। उन्होंने पूछा गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सा ग्रेड होता है MIT वालों का, स्टार्टिंग सैलरी प्लीज़ ऐड दिस। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका ग्रेड होता है 17, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आप कभी भी डायरेक्टली 17 उस पे ग्रेड पे जो है वो जंप नहीं कर जाते। ऐसा नहीं है कि आप हायरिंग हुई है आपकी और आप 17 ग्रेड पे डायरेक्टली मतलब कि हायर हुए हो, ऐसा नहीं होता। पहले ऐसे होगा कि आप कम ग्रेड पे हायर होगे, ठीक है, 17 पे डायरेक्टली नहीं होगे। उसके बाद वो आपकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो या फिर आप रेगुलर बेसिस पे हो, फिर आप रेगुलर होगे, उसके बाद आपका ग्रेड जो होगा वो इन्हेंस होगा, फिर आप अपने जो असली जो आपका रेलिवेंट ग्रेड है उस पर आओगे। तो कभी भी डायरेक्ट ग्रेड पे हायरिंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है, रानूश का, ठीक है। रानूश ने पूछा है अगर हम BS इन MIT कर लें उसके बाद हम डायरेक्ट जॉब करें तो सैलरी कितनी होगी। अगर आप सिर्फ बैचलर्स करके करके जॉब करते हो तो फिर सैलरी कितनी होगी, एक ये क्वेश्चन है इनका। और दूसरा है और क्या डायरेक्ट MRI में हो सकती है। अच्छा, पहले इन्होंने पूछा सैलरी का, तो सैलरी का सीन ये है कि तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जगह पे जा रहे हो, वो कितनी ज़्यादा रेप्यूटेड जगह है, ठीक है। इसके अलावा कोर्स आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन के बाद आपने जो है वो थोड़ी बहुत मतलब इंटर्न्स की हैं, ट्रेनिंग्स की हैं, जिनसे आपका एक्सपीरियंस बन गया है रिक्वायर्ड मोडालिटीज़ पे, ठीक है, आपको मोडालिटीज़ पे थोड़ी कमांड है और ये सब कुछ, तो फिर ऑफ कोर्स आपको जो है वो 30+ का पैकेज देंगे। लेकिन अगर आपकी कमांड नहीं है तो फिर मतलब एक्सपीरियंस कम है और अगर जगह इतनी रेप्यूटेड नहीं है तो फिर तो जाहिर है आपको वो कम, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके स्किल्स को देखेंगे और फिर उनको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है ये इस हद तक कैटर कर सकता है या कर सकती है, फिर उसके हिसाब से वो आपकी इंक्रीमेंट्स करेंगे और वो सारा कुछ, ठीक है। लेकिन शुरू में 30+ इस तरह का ही पैकेज होता है, ठीक है। लेकिन मेजरली हमारे पास किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। आप तो बैचलर्स वाले हो या फिर आप PhD वाले हो, आप क्या हो, ठीक है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, ठीक है। आप उनको जाके ट्रीट किस तरह से कर रहे हो, जब इंटरव्यू दे रहे हो तो किस तरह से उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो, किस तरह से आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, इन सब चीज़ों पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। दूसरा क्वेश्चन इनका था और क्या MRI में डायरेक्ट हो सकती है, तो MRI में डायरेक्ट कभी भी नहीं होती अनटिल और अनलेस अगर आप हॉस्पिटल में काम किया हुआ है MRI में, जैसे आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपने सिर्फ MRI पे ही काम किया हुआ है, ठीक है। अब वो चाहे आपने ट्रेनिंग की हो या इंटर्नशिप की हो या फिर प्रॉपरली किसी जगह काम किया हो, तो वो उस चीज़ पे इस तरह हो सकता है कि फिर आपकी डायरेक्टली MRI में हो सकती है।
सीरियस। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो फिर वो आपको शुरू में नॉर्मल मोडालिटी से लेके शुरू में छोटी मोडालिटी से लेके चलेंगे, एक्सरे, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, फिर एमआरआई, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कभी भी एमआरआई पे हायर नहीं हो सकते अनटिल और अनलेस आपका एक्सपीरियंस ना हो उस फील्ड में, ठीक है। अगर आपका एमआरआई पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, एमआरआई पे आपने काम किया हुआ है काफ़ी टाइम, तो फिर वो आपको डायरेक्टली एमआरआई पे हायर कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है ओके का, ठीक है। इन्होंने पूछा इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी स्कोप इन पाकिस्तान एंड हाउ मैनी आवर्स फॉर हॉस्पिटल जॉब। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी। अच्छा देखो, अगर तो आप मेडिकल रिलेटेड हो, ठीक है, यानी कि आपने करनी कोई भी जो भी फील्ड करनी है वो मेडिकल की करनी है, तो उसमें आपकी तकरीबन 2 ईयर्स ऑफ स्टडी तो तकरीबन MBBS वालों जैसी ही होती है, ठीक है। तकरीबन सारी फील्ड्स में MIT में तो होती ही वो है, ठीक है, जो आप MBBS में पढ़ रहे होते हो, जो बुक्स आप MBBS में पढ़ रहे होते हो वही आप MIT में पढ़ रहे होते हो शुरू के 2 साल, ठीक है। उसके बाद आप इमेजिंग पे आ जाते हो, इमेजिंग वाले सब्जेक्ट्स पढ़ते हो अपनी फील्ड से रिलेटेड, ठीक हो गया। तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, लेकिन जो सच बात है वो ये है कि शुरू में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में हो, 2 सेमेस्टर आपको एडजस्ट होने में लगेंगे, आपको समझ नहीं आएगा मैंने पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, मैंने किस तरह से मतलब पेपर अटैम्प्ट करना है, क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और हर वक्त ऐसे लगेगा जैसे सारा कुछ मिक्स हो गया है, कुछ भी नहीं पता, कुछ आता ही नहीं है। और मतलब जाके जब एग्जामिनेशन हॉल में खड़े हो गए तब भी यही एक्सप्रेशन होगा कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ मिक्स हो चुका है। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। उसके बाद फिर ये होता था कि मतलब उसके बाद जब 2 साल गुजार लिए तो फिर पता चल गया कि अच्छा इस तरह इन चीज़ों को पढ़ना है और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनको याद इस तरह रखना है। तो वो सारी चीज़ें आप वक्त के साथ साथ सीखते हो, वक्त के साथ साथ आप एडजस्ट होते हो किसी भी फील्ड में। तो शुरू में आप इसी तरह ही होते हो कि ये क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा, क्या हो रहा है इसमें, कुछ भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। अलावा डिफ़िकल्ट टू स्टडी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, पर ऑफ कोर्स थोड़ा सा एडजस्टमेंट में जो टाइम लगता है वहाँ से हम इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट से रिलेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होगी यहाँ पे। लेकिन वो चाहे अब आप किसी और फील्ड में भी जंप कर जाते हो ना, तो वो वाली मुश्किल तो आपको वहाँ पर भी होनी ही है, क्योंकि कहीं पर भी जाओ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समझ नहीं आती कि किस तरह मॉड्यूल्स हैं, किस तरह से पेपर्स लेके चल रहे हैं, पेपर क्या है, एग्ज़ाम क्या हो रहा है, एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आ रही हैं, पैटर्न्स क्या हैं, ठीक है, किस तरह से कौन सी चीज़ों को उठाना है, कौन सी चीज़ों को छोड़ना है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा ये स्ट्रगल होता था कि इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब सारा कुछ पढ़ के चले गए और एंड पे सारा कुछ ही मिक्स हो गया और पता ही नहीं है कि क्या खिचड़ी पका के आए हैं। तो ये सारा कुछ होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। अच्छा, इसके अलावा स्कोप इन पाकिस्तान, तो स्कोप इन पाकिस्तान तो फिर वो स्कोप वाली वही बात आ जाती है, अपने एरिया के सारे हॉस्पिटल्स निकालें, उनकी लिस्ट बनाएं, ठीक है। उसके बाद सब में जाके CVs ड्रॉप करें, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये हॉस्पिटल मेरे हिसाब से ठीक है। अपने एरिया के अलावा भी अब दूसरे टाउन में देखो, मतलब जो भी मतलब रेलिवेंट जो भी आपको हॉस्पिटल्स पसंद हैं या फिर आपको लगता है कि आपको वहाँ भी करनी चाहिए, तो वहाँ जाके CVs ड्रॉप करो, खुद जाके मिलो। ईमेल करने से CV कुछ भी नहीं होता कभी। उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है जी महनूर 128 का, ठीक है। व्हेन शुड वी स्टार्ट इंटर्नशिप, इन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। इसके अलावा मुबर्रा जबार ने भी यही वाला क्वेश्चन पूछा था कि इंटर्नशिप के बारे में बता दें, 3rd सेमेस्टर में कौन से सेमेस्टर में करनी है, ठीक है। अलीज़ा मलिक ने भी ये पूछा हुआ है कि हाँ जी इंटर्नशिप कब करनी चाहिए। इंटर्नशिप आप तब करो जब आपकी थोड़ी होल्ड बन गई हो अपने हालात पे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप सारी थ्योरी से गो थ्रू कर रहे होते हो और कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसी टाइम पे अगर आप साथ ही इंटर्नशिप भी करने बैठ जाते हो तो फिर बहुत ट्रिकी हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप 2 ईयर्स अपने बिल्कुल स्टडी को दो, ठीक है, स्टडी तक ही रहो, इंटर्नशिप्स के चक्रों में ना पड़ो। अगर आप चले भी जाते हो ना इंटर्न करने, तो आप इतने ब्लैंक हो गए, इतने ज़्यादा वो हो गए कि कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी से बात नहीं करनी आ रही, कुछ पूछना नहीं आ रहा। तो इसीलिए बेहतर है कि उस टाइम को जितना आप टाइम अपना वहाँ पर लगा रहे हो, उससे बेहतर है कि आप अपनी स्टडीज़ पे ही लगाओ फ़िलहाल, ठीक है। तो अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आई गेस 5th सेमेस्टर के बाद कोई 6th सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप का सोचो, ठीक है।
और अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो फिर थर्ड ईयर में सोचो, ठीक है, सेकेंड ईयर पूरा कर लो, ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड पे, या फिर जो आपका थर्ड ईयर है उसके स्टार्ट में आप इंटर्नशिप्स के बारे में सोचो। तब आपको कुछ ग्रिप होगी कि हाँ जी हम हैं क्या, हमने करना क्या है और ये वो। तो फिर उस वक्त आप जब जाओगे किसी हॉस्पिटल में तो आपको समझ आएगा कि अच्छा इस तरह से लेके चलना है इसको। उसके बाद क्वेश्चन है जोहा अली 147 का। जोहा अली ने पूछा है MIT करके हम अपनी अलग लैब ओपन कर सकते हैं। इसके पीछे ना बहुत फैक्चुअल बेसिस है। अब उसमें ये आता है ओपन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी जितनी भी इक्विपमेंट्स होती हैं, जितनी मशीन्स होती हैं, वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि एक बंदा अपने ओन पे उसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। करोड़ों करोड़ों में जाके उनकी वो जो मशीन्स हैं वो आपकी सारा काम सेटल होता है। बिकॉज आप देखो, आप रेडिएशंस के साथ काम कर रहे हो, आपने सिर्फ मशीन ला के नहीं रखनी है, आपने उसका रूम पूरा उस तरीके से डिज़ाइन करना है। लेड की सारी वॉल्स होनी चाहिए, वो सारा कुछ, मतलब इतना एक चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक मशीन ही नहीं है, उसके अलावा भी आपने इतना कुछ देखना है, एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। तो वो इतना ईजी नहीं रहता आपके लिए कि आप उस चीज़ को मतलब परसू कर सको। तो चीज़ ये हो गई, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि ये चीज़ ईजिली अफोर्ड कर सकते होंगे। अब मैं उनको बताती हूँ। अब आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। आपने एक लेबॉर्ट्री खोल ली, डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री, आपने डायग्नोस्टिक सेंटर अपना ओपन कर लिया, वहाँ पे आपने CT भी कर लिया, MRI भी रख दिया, सारी मोडालिटीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर हमारे पास एक चीज़ ये आती है कि देखो फॉर एग्जांपल मेरा कहीं दरवाजे में हाथ आ गया है, ठीक है, तो मेरी फिंगर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं गई हॉस्पिटल, मैं फटाफट हॉस्पिटल गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे कहा आप इसका जल्दी से एक्सरे करवा के लाएं। उस वक्त उस पॉइंट पे मैं ये सोचूंगी कि मैं वो जो उस रोड पे, मतलब मैं इस हॉस्पिटल से निकल के एक अलग डायग्नोस्टिक सेंटर में जाऊं, वहाँ जाके अपना एक्सरे करवा के आऊँ, उस टाइम पे मतलब उस पेन वाली हालत में मैं ये चीज़ सोचूंगी कि मैं उधर जाऊं और जाके अपना एक्सरे करवा के आऊँ, या फिर मैं ये सोचूंगी कि बस जल्दी से ये जो पास ही साथ ही इसी हॉस्पिटल की जो लैब है मैं फटाफट उसमें जाऊँ और जाके अपना एक्सरे करवा के डॉक्टर के पास लेके आऊँ ताकि वो मुझे उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन दे। तो अब आप खुद डिसाइड करो कि एक आम आवाम के लिए क्या चीज़ ज़्यादा आसान होगी, कि वो एक बिल्कुल ऑल द वे एक डिफरेंट जगह पे जाके अपना एक्सरे करवा के ला रहा है, या अपनी चीज़ी का, या फिर वो किसी नियरेस्ट जगह पे जहाँ पे जहाँ पे उसने अपना डॉक्टर से कंसल्ट किया उसी एरिया का जो डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है, ठीक है, उनका जो एक्सरे सिस्टम है उसमें जाके अपना एक्सरे करवा के फटाफट वापस उसी वक्त डॉक्टर के पास ले आएगा कि हाँ जी अब आप बताएंगे क्या करना है। तो आपके लिए क्या इजी रहेगा, एक आम आवाम बन के सोचो, एक आम बंदे की तरह रख के सोचो, अपने ऊपर कंडीशन रख के सोचो कि उस टाइम आप बेहतर से बेहतर सोचोगे, या आप ये सोचोगे कि फ़िलहाल मैं इसको तो दिखाऊं फिर मैं देखती हूँ कि क्या करना है, बिकॉज मैं अभी बहुत पेन में हूँ। तो इस तरह से सोचो तो फिर आपको खुद ही थोड़ा सा। वाली बात है अक्सा नदीम 32, इन्होंने पूछा है UMT अपनी यूनी की डिग्री देता है या UHS की। यूनिवर्सिटी वो अपनी डिग्री नहीं देता, UMT जो है वो अपनी डिग्री देता है, UHS की नहीं देता, क्योंकि UMT जो है ना वो AGC से रिकग्नाइज्ड है, तो वो AGC की डिग्री आपको देगा, वो UHS की डिग्री नहीं देगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आया है एमन अख्तर 95 का व्हाट्सअप। अच्छा, आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ MIT इन फर्स्ट सेमेस्टर, गिव मी सम टिप्स ऑन इट। एमन अख्तर, अच्छा एमन फर्स्ट सेमेस्टर के हो, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्या पढ़ रहे हो, नर्व सप्लाई क्या है, सारी नर्व, सारी जो भी आप पार्ट पढ़ रहे हो, अपर लिम्ब पढ़ रहे हो, लोअर लिम्ब पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उसमें कंफ्यूज हो गए, कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें अगर सब कुछ पढ़ लिया है उसके बाद आपका सब कुछ मिक्स होगा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज्ड सी स्टेट होगी आपकी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है और इस चीज़ को ऑन करो, इस चीज़ को थोड़ा सा ना नॉर्मलाइज करना सीखो, ठीक है, क्योंकि हर किसी का यही हाल होता है, लेकिन हर कोई आपको बताएगा नहीं कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं आता है, कोई भी नहीं बोलेगा ऐसे। तो ऑफ कोर्स आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। फर्स्ट सेमेस्टर में एंग्जाइटी होगी, बहुत तंग होगे, बहुत प्रेशर फील करोगे, यार कैसे लेके चलना है, किस तरह से पढ़ना है। तो फर्स्ट 2-3 सेमेस्टर्स तक कुछ भी समझ नहीं आता, उसके बाद आप बहुत परफेक्ट होते जाते हो कि आपको समझ आ जाती है, अपनी फील्ड का पता चल जाता है, अपने सब्जेक्ट्स का पता चल जाता है, बहुत कुछ होता है जो कि आपको मतलब ना आप उस पर एडजस्ट हो जाते हो, आप उसमें
फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको टिप्स चाहिए तो वो टिप्स यही होंगी। यही है कि अगर आप एनाटमी पढ़ रहे हो ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो एनाटमी पे अपनी कमांड बहुत अच्छी रखना। बाकी सब्जेक्ट्स अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने भूलनी है। लेकिन एनाटमी पे शुरू से कमांड रखोगे तो MIT में बहुत बेहतर रहोगे, ठीक है। लेकिन एनाटमी की कमांड जो है वो अगर थोड़ी सी भी ख़राब होगी तो वो आपको आगे जाके इफेक्ट करेगी। लेकिन एनाटमी पे अगर शुरू से कमांड अच्छी रख लोगे तो फिर बहुत सुखी रहोगे आगे जाके। तो सबसे बड़ी टिप यही है, इसी को ही फॉलो कर लो बस, इसको ही पल्ले से बांध लो, बहुत है। उसके बाद है महानूर। अच्छा, तो महानूर ने पूछा है कैन वी रिपोर्ट आफ्टर डूइंग MIT करने के बाद आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिपोर्ट करना सिर्फ डॉक्टर का काम होता है, MBBS डॉक्टर का काम होता है। आप कभी भी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका नाम क्या है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। तो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, तो आपने इमेजिंग करनी है, आपने पिक्चर कैप्चर करनी है। उस पिक्चर में क्या आया है वो बताना जो है वो रेडियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। वो बताना डॉक्टर का काम है, ठीक है, MBBS डॉक्टर का, आपका बताना काम नहीं है। आपने इमेज लेके आगे भेज देनी है, ठीक है। तो मैं अपनी जो मेरी मेडिकल इमेजिंग की पार्ट 2 वाली वीडियो है उसमें ये चीज़ अच्छे से बताई हुई है कि रेडियोलॉजिस्ट का क्या काम है और टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम है, इसको मिक्स मत करो, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है एक ही बंदी जिन्होंने प्रॉपर रूल को फॉलो किया है, और जिस तरह से मैंने कहा था कि यूट्यूब पे जाके मेरी वीडियो पे फ़ायदा विल आंसर के हैशटैग के साथ आपने अपना क्वेश्चन जो है वो लिखना है, उन्होंने बिल्कुल उसको फॉलो करके किया है। और बाकी किसी को दिक्कत नहीं आई कि हाँ जी थोड़ा सा हाथ हिला लिया जाए, चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा, इफ़त नवीद, ठीक है, इफ़त नवीद ने पूछा है, हेलो फ़ायज़ा, हेलो इफ़त, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर टॉप 4 नेटफ्लिक्स सीरीज़। अच्छा, शुक्र है कोई MIT से रिलेटेड के MIT के अलावा भी कुछ क्वेश्चन आया है। टॉप 4 नेटफ्लिक्स सीरीज़। अच्छा, नेटफ्लिक्स सीरीज़ का ये सबसे पहली तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे भी। सबसे पहली तो मुझे पसंद है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स मतलब मैंने कोई 7 बार उसके जो है ना पूरे 10 के 10 सीजन्स उड़ा दिए हैं बार बार। उसके बाद पहला फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड जो है वो 1 मंथ बैक मैंने जो है ना वो द बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मुझे वो भी बहुत पसंद आया। मतलब शुरू में मैं कहती थी यार क्या मतलब आपने एंटरटेनमेंट थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है, तो बजाय कॉमेडी के आप थ्योरी और बिग बैंग, और मतलब उसके नाम से मैं थोड़ा सा ना वो हो रही थी कि क्या वो कि मतलब सारा दिन भी पढ़ो उसके बाद सीज़न में भी पढ़ो, क्या है ये। तो खैर उसके बाद फिर मैंने जब उसके 2 एपिसोड्स देखे थोड़ा सा करके कि नहीं फ़ायदा देख लो, क्या पता अच्छा निकल आए, क्योंकि सुना तो बहुत था इसके बारे में। तो अब मुझे वो बहुत पसंद आ गया। मतलब जब भी मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करना हो तो मैं हमेशा वो लगाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स तो फिर मैंने कोई 10 बार देख लिया है, वो मैंने अभी तक फर्स्ट टाइम भी फिनिश। तो इसके अलावा नंबर 3 पे है वो है गुड प्लेस, ठीक है। गुड प्लेस में क्या है कि आपकी आफ्टर लाइफ दिखाई हुई है, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था कि मतलब ना वो सारा कंसेप्ट हमारे से थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है। मतलब ऑफकोर्स उस तरह उस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है जिस तरह से हमारा है मुसलमानों का, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे वो भी सीज़न। तो बेसिकली ये 3 है जो मुझे बहुत पसंद है, फ्रेंड्स, बिग बैंग और गुड प्लेस, ठीक है। तो ये 3 हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा नंबर 4 वाला जो है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, तो बस। लेकिन मैं इतना टाइम भी नहीं होता कि कोई और देखूँ। फ़िलहाल तो बिग बैंग स्टार्ट किया हुआ है, तो बिग बैंग ही देख रही हूँ और उसी को ही ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद चौथा वाला पता चलेगा कि कौन सा है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन न्यूबीज ऑन फायर की तरफ से। हे फ़ायज़ा, गॉट यू फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, हेलो। अच्छा, व्हाट्स द स्कोप ऑफ द MIT इन पाकिस्तान। MIT का स्कोप क्या है वही मैं बता चुकी हूँ। जितना ज़्यादा जॉब के लिए एफर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए स्कोप खुलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इंटर्नशिप, हाउस जॉब इज़ नीडेड और नॉट। इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिकली एक चीज़ को परफॉर्म करके नहीं देखोगे, ठीक है। हाउस जॉब तो नहीं होती, इंटर्नशिप होती है या ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा कि मशीन्स को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से पुश पुल करना है, कौन सा बटन कब प्रेस करना है, किस तरह से लेके चलना है। नॉबोलॉजीज़ का तब पता चलेगा जब प्रैक्टिकली करके देखते हो ना, जब वो पहली दफ़ा करते हुए वाला प्रेशर जब आपके ऊपर आता है, तो फिर ही आपको असल में पता चलता है कि अच्छा ये है, ठीक है। तो फिर ही आप उसमें इंडल्ज होते हो, वरना थ्योरेटिकल जितना मर्ज़ी पढ़ लो वो वाली बात तो फिर ज़ाहिर है आपको प्रैक्टिकल करके ही आती है। तो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग
आपकी अपनी ग्रोथ के लिए बड़ी ज़रूरी है। और अगर आप कहीं जाओगे और डायरेक्टली जॉब पे लग गए हो बगैर किसी इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, हाउ मैनी आवर्स यू गिव टू योर स्टडीज़, वट आर यू करेंटली डूइंग, थैंक्स। अच्छा, मैं कितनी स्टडी आवर्स देती थी, तो बेसिकली मेरा सीन ये था कि मेरा सेमेस्टर सिस्टम था। तो इससे सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको कोई ब्रेक नहीं मिलना, ठीक है। आपके क्विज़ेस आ गए, मिड्स आ गए, स्पॉटिंग आ जाएगी, वाइवा आ गया है, प्रेजेंटेशंस आ गई हैं, ठीक है, तो फाइनल्स आ गए हैं, फिर मिड्स आ गए हैं। तो वो जो सारा कुछ चल रहा होता है ना, तो मतलब फिर आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ता था। आपका वो जो एक टेम्पो बन जाता था कि अब क्विज़ के लिए तैयारी, अब ये वाला क्विज़ आ गया, अब उस सब्जेक्ट का क्विज़ आ गया, अब उसके लिए पढ़ना है, अब उसके लिए पढ़ना है, देना है। तो जो जो आता जाता था जिस तरह उसके लिए तैयारी करते जाते थे। पर अब मेरा मंडे को क्विज़ है, ठीक है, और उसमें कोई 15 लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं 15 डेज़ पहले पढ़ना शुरू कर दूँ कि हर रोज़ मेरा एक लेक्चर होता जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैं करती होती हूँ। तो अब मुझे नहीं पता कि हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है पढ़ने का। अच्छा, अगर हम आवर्स की बात करें कि कितने आवर्स में पढ़ती थी, तो कोई एग्जैक्ट मेरे आवर्स नहीं थे। मैं क्या करती थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस होता है, क्या करती थी कि उस हिसाब से अपना सिलेबस जो होता था, फॉर एग्जांपल 20 लेक्चर्स हैं, ठीक है, 20 चैप्टर्स हैं, उन 20 चैप्टर्स को डिवाइड कर लेती थी कि जितने दिन मेरे पास रह गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास सिर्फ 10 डेज़ हैं पढ़ने के लिए, तो फिर मैंने 20 लेक्चर्स हैं और 10 डेज़ हैं, तो फिर मैंने पर डे 2 लेक्चर्स कर लेने हैं। एक लेक्चर सुबह में, एक लेक्चर शाम में। अब उसको चाहे जितना भी टाइम लगे, ठीक है, कभी 3 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लेक्चर। तो इस तरह से होता था कि मैं हमेशा डिवाइड करके चली हूँ। कभी भी मैंने ऐसे नहीं किया कि वो जो उस तरह की स्टडी होती है कि बस लेके बैठ गए और करते जा रहे हैं, जितना हो गया सो हो गया, जितना ना हुआ सो ना हुआ, ऐसे नहीं मैंने कभी भी किया। तो हमेशा डिवीजन के साथ ही मैं चली हूँ कि डिवाइड कर लिया डेज़ के अकॉर्डिंगली और फिर उसको उसी हिसाब से लेकर चलते गए। उसके बाद है, अच्छा, उसके बाद है महानूर 128 का क्वेश्चन, हाउ यू स्टे इतना ज़्यादा हैप्पी ऑल टाइम। अच्छा, 2 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी। 2 साल पहले मैं इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं रहती थी। मैं छोटी छोटी बातों पे डरती थी, परेशान होती थी, कंफ्यूज होती थी, समझ में नहीं आता था कुछ पढ़ने के अकॉर्डिंगली अगर देखो तो, ठीक है। वैसे भी मतलब इतना खुश नहीं रहती थी, मतलब बस एवरेज वाला, ठीक है। अब मुझे लगता है कि परफेक्ट है सब कुछ। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए फील्ड से रिलेटेड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो मैं जब उसके बारे में श्योर नहीं थी, फील्ड से बड़ी वो थी कि फील्ड में क्या होगा, कैसे पढ़ूंगी, कैसे भरूंगी, कुछ समझ नहीं आता था। तो उस तरफ से मैं सॉर्टेड नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए मैं खुश नहीं रहती थी, थोड़ा बस एवरेज रहती थी, मतलब बस, ठीक है। तो अब जब से मैं उस मामले में सॉर्टेड हुई हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है मेरी लाइफ सॉर्टेड है। अब मुझे पता है कि किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। तो और अब मुझे खुद से ये लगता है कि हर चीज़ ना इवेंचुअली अपनी जगह पर खुद आ जाती है। बस थोड़ा सा टाइम होता है जो आपने गुजारना होता है। उस टाइम में इतना मत सोचो, इतना मत परेशान हो, रिलैक्स रखो अपने आप को, ठीक है। उस टाइम को बस गुजार लो, उसके बाद जो अगला टाइम आएगा उस टाइम तक हर चीज़ अपनी जगह पर खुद होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये वाला बिलीफ, एक तो ये वाला बिलीफ मुझे खुश रखता है, और दूसरा ये वाला कि हर चीज़ जो भी होती है वो आपके अच्छे के लिए होती है। आपको नहीं पता होता, लेकिन उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ये मेरे लिए क्या रहेगा, कैसा रहेगा। जैसे उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मुझे नहीं पता था ये कैसी है क्या, और मैं कंफ्यूज थी बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑफ कोर्स अब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार वाकई ये बहुत अच्छे के लिए हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, अगर आप अपनी लाइफ में गौर से सोचो समझो, तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ, ये वाली चीज़ जब होने वाली थी तब मैं इस पर कितना होती थी कि मतलब क्या होगा, कैसे करूँगी, और ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। हम खुद से सोच लेते हैं कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आपको फिर खुद ही बाद में पता चलता है कि नहीं यार, वाकई ये चीज़ अच्छी थी। तो जो हो रहा है ना, वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो हमें नहीं पता होता, लेकिन असल में वो अच्छे के लिए ही हो रहा होता है। तो थोड़ा सा वेट करो, और उस टाइम में गुजार रहे हो ना, उसको एंजॉय करो। ये दो चीज़ें हैं जिनको मैं सोच के जो है ना खुश रहती हूँ। हर टाइम, तकरीबन हर टाइम ही रहती हूँ। कभी कभी होता है, और बाकी मूड ख़राब होना और वो सारा कुछ होना, वो भी आपकी लाइफ का पार्ट है।
तो बेसिकली ये जो दो बिलीव्स है ना कि हर चीज़ अपनी जगह पर खुद ही आ जाएगी अपने टाइम पे, और प्लस जो हो रहा है वो बिल्कुल अच्छे के लिए हो रहा है, ये दोनों बिलीव्स आपको बहुत सुकून देते हैं, बहुत सुकून देते हैं। लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर आपको इस चीज़ पे अंदर से प्रॉपर वाला यकीन है। अगर सिर्फ आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको यकीन है तो फिर नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप प्रिटेंड करना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आप उस चीज़ को कर लोगे, मतलब ही अडेप्ट कर लोगे। प्रिटेंड करते करते शायद आप अडेप्ट कर लो। तो यस, दैट्स व्हाट आई डू। अच्छा, उसके बाद अच्छा यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जितने भी मैंने मार्क किए हुए थे। इसके अलावा अगर अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप इसी वीडियो के नीचे फ़ाइज़ा विल आंसर के साथ के हैशटैग के साथ, मतलब हैशटैग डालो, साथ फ़ाइज़ा विल आंसर लिखो, और आगे अपना जो भी आपका क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर दो। तो नेक्स्ट वीक की जो वीडियो होगी उसमें मैं उस क्वेश्चन को आंसर कर दूँगी, ठीक है। देख सकती और इंतज़ार नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर पे बना है पुलाव और मैंने वो खाना है। You will understand my feelings right now. Bye bye.